हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट थर्ड, इसे ग्लैंड्स एंड हार्मोन चैप्टर। वैसे तो ये 11th का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है, उसको मैंने सिंपली फॉर्म में ग्लैंड्स एंड हार्मोन का नाम दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने अब तक 2 पार्ट खत्म कर लिया है। 2 पार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी, पार्ट सेकेंड में हमने थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड खत्म करा, पैराथायराइड को खत्म करा। आज हम खत्म करेंगे थाइमस ग्लैंड, अडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियाज। और आज सबसे इंपॉर्टेंट आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो प्रीवियस एंट्रेंस पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं, नीट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर वाले हैं हमारे। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं थाइमस। थाइमस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको जो है पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना इन द सेंस कि आपने पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा, पूरे एक फ्लो में स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके एक दूसरे से को रिलेट कर पाओगे। कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन हमेशा को रिलेशंस पे ही पूछे जाते हैं। को रिलेशन इन द सेंस, अगर आपको इस टॉपिक का नॉलेज है तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस उसी टॉपिक से बनाया जाए, क्वेश्चंस कहीं से भी लिंक किया जा सकता है। तो लिंक से अगर आप कोप होना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो आपने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को मतलब एक तरह से सिंसियरिटी से विद परफेक्ट नोट्स आपको कंप्लीट करना है। इसको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाओ, पढ़ो, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करो, सब कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना है, वरना लैग कर जाओगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो ध्यान रहना चाहिए आपको। तो चलो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का थाइमस ग्लैंड। ठीक है, देखो थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। थाइमस से पहले थोड़ा सा पीनियल को रिवाइज करते हैं। ठीक है, पीनियल हमने पढ़ा था, पीनियल पढ़ा था, सॉरी पैराथायराइड लास्ट में पढ़ा था। पैराथायराइड को रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, पैराथायराइड क्या था? पैराथायराइड जो था वो हमारे ब्लड के अंदर जो था कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम कर रहा था। ठीक है, उसमें क्या था, पीनियल में क्या था, वो डिक्रीज करने का काम कर रहा था। पैराथायराइड जो था वो इंक्रीज करने का काम कर रहा था, इसलिए उसको हम जो हाइपर कैल्सियमिक नाम से भी जानते थे। ठीक है, उसमें हमने ये कहा था कि जब वो ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज करेगा तो उसके 2 तरीके होते थे इंक्रीज करने के। जब अगर बॉडी डिमांड करे कि नहीं भाई मेरे को तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है भाई, तो कुछ भी करके दे यार पैराथायराइड, कुछ भी कर, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है, अब तू ही सहारा है हमारा। तो पैराथायराइड फटाफट से दिमाग क्या लगाता है, वो फटाफट से वो 2 कंडीशन एक्टिवेट करेगा। एक तो कोलियोकैल्सिफेरॉल को एक्टिवेट करेगा और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट करेगा। कोलियोकैल्सिफेरॉल में क्या होगा कि वो फटाफट से जो हमारा इनएक्टिव विटामिन डी है उसको एक्टिव करेगा। वो जैसे विटामिन डी एक्टिव होगा, वो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो हमने खाना पचाया है उसके अंदर से कैल्शियम निकाल लेगा और निकाल के ब्लड के अंदर डाल देगा। बोलो लो भाई कैल्शियम बढ़ गया, तुम यही तो चाहते थे कैल्शियम बढ़ाओ, लो बढ़ा दिया कैल्शियम। ठीक है, दूसरा तरीका, बॉडी कहता नहीं भाई हमें और चाहिए, इतने से नहीं होनी, और बढ़ाओ। तो अब दूसरा तरीका क्या है, पीटीएच के पास, पैराथायराइड हार्मोन के पास, वो जाएगा बोन के पास, बोलेगा बोन भाई साहब आपके पास तो बथेरे कैल्शियम है, कुछ हमें भी दो, ब्लड को डिमांड है, ब्लड को चाहिए हमारे कैल्शियम। तो ब्लड बोन बोलेगा ठीक है भाई ले निकाल लो, बॉडी तुम्हारा ही है, अगर आज को निकालते हो कल को वो हमारे से कैल्शियम निकालते हो तो कल को मेरे भी फर्क पड़ेगा, फिर तुम्हें फ्रैक्चर होगा, तुम मत बोलना हमें फ्रैक्चर क्यों हो जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी बातें होती है। तो वो क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल के फिर ब्लड में ला देता है। तो ये 2 तरीके थे लाने के। अब अगर ये सवाल उठता है कि ठीक है अगर सर पीटीएच कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत ज्यादा कैल्शियम निकालने के चक्कर में पड़ गया, तो अगर वो बहुत ज्यादा कैल्शियम निकालेगा ब्लड से, तो ब्लड में डालेगा कैल्शियम निकाल के बोन से, तो भाई बोन पे क्या फर्क पड़ेगा, बोन पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, बोन हमारा कमजोर हो जाएगा, जिससे कि वो कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे रहा है बार बार, इससे फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, बाकी सारी चीजें मैंने नोट्स परफेक्ट बोर्ड पे बनवाया था, तो आप जाके उस लेक्चर को पार्ट 2 में देख लेना। आज हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फटाफट से थाइमस। ठीक है, देखो थाइमस की बात करें तो सबसे पहले थाइमस का लोकेशन कहाँ है सर, तो थाइमस का लोकेशन बच्चे मीडियास्टेनियम। मीडियास्टेनियम मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये लंग्स है। ठीक है, एक लंग्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा लंग्स हो गया, ये हमारे पास हो गया आपके पास डायफ्राम हो गया। ठीक है, ये लंग्स जो है ये हमारा इस तरीके से ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे कार्टिलेज फ्लैप हो गए। अब ये लंग्स के बीच में, लंग्स के एकदम सेंटर पोजीशन पे यहाँ हमारा होता है, क्या हमारा होता है यहाँ पे हार्ट। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के एकदम वेंट्रल पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा ये थाइमस ग्लैंड। ठीक है, एकदम सीना के बीचों बीच। ठीक है, 2 हार्ट, 2 लंग्स, लंग्स के बीच में हार्ट, और हार्ट के एकदम सामने एकदम वेंट्रल साइड पे क्या लगा हुआ है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ है, मीडियास्टेनियम पे। मीडियास्टेनियम का मतलब होता है 2 लंग्स के बीच के स्पेस, उसको मीडियास्टेनियम का नाम देते हैं। तो याद रखना कहाँ होता है हमारा, वेंट्रल टू हार्ट, ये वर्ड पूछा जा सकता है, वेंट्रल टू हार्ट। ठीक है, बहुत तो कंफ्यूजन क्या होता है, हार्ट के पीछे होगा, ना ना ना, हार्ट के पीछे तो डॉर्सल होता है, हार्ट के सामने वेंट्रल होता है। तो याद रखिएगा थाइमस हार्ट के वेंट्रल होता है और दोनों लंग्स के बीच में होता है। ठीक है,
रिग्रेस विद एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिग्रेस विद एज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी, आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, थाइमस ग्लैंड जो होगा वो लगातार कम होता चला जाएगा, उसके सिक्रीशंस, वो ग्लैंड खुद पे खुद कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्र के साथ ये क्या होता है, बढ़ता है। बल्कि कुछ लोग, कुछ बुक्स में कंट्रोवर्शियल एक टर्म भी आता है कि ये एजिंग प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बात एक ही हो गई, एजिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है या इसके लिए एजिंग रिस्पॉन्सिबल है, बात दोनों क्या हो गई हमारी, सेम होती है। ठीक है, तो जितनी भी उम्र बढ़ने के बाद ये थाइमस ग्लैंड पे फर्क पड़ता है, इसकी साइज छोटी होती चली जाती है और ये बहुत कमजोर होता चला जाता है, इसके सिक्रेशंस पे फर्क पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट है बच्चा, प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इसी थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है और यही थाइमोसिन लिम्फोसाइट में काम करता है। अब सर लिम्फोसाइट क्या है, तो लिम्फोसाइट बच्चा वो हमारे सेल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, बाहर के एंटीजन से लड़ने के लिए, बाहर से एक तरह से बाहर की चीजों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो थाइमोसिन जो है वो उन्हीं सेल्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, एक तरह से व्हाइट फ्लूइड होता है, ये व्हाइट सेल होते हैं हमारे लिम्फोसाइट। ठीक है, ये बेसिकली हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स है। ठीक है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ये सारे उसकी पार्ट्स है। अच्छा, अगला पॉइंट है थाइमस T lymphocytes having differentiation processes। थाइमस के अंदर याद रखिएगा जो T lymphocyte होता है, हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के अंदर, डी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक और होता है नेचुरल किलर सेल, तीन होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस के अंदर प्रोसेसिंग होता है और डिफरेंशिएशन होता है, कहां, थाइमस के अंदर। दैट इज द रीजन इसका नाम क्या पड़ा, टी लिम्फोसाइट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी लिम्फोसाइट का मतलब, टी का मतलब क्या होता है, तो वो थाइमस होता है। तो ये कहां बनता है, थाइमस के अंदर बनता है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा बी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो के अंदर बन रहा है और टी लिम्फोसाइट जो थाइमस के अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, बनता है ये कहां है, बोन मैरो के अंदर। ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आपका चाहे टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, दोनों का दोनों बनता हमेशा कहां, बोन मैरो के अंदर। लेकिन प्रोसेसिंग जो टी लिम्फोसाइट का वो कहां होना स्टार्ट हो जाता है, थाइमस के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट। इसका प्रोसेसिंग बोन मैरो के अंदर नहीं होता है, बोन मैरो के अंदर सिर्फ बी लिम्फोसाइट का प्रोसेसिंग होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का प्रोसेसिंग थाइमस के अंदर होता है, लेकिन बनता है भी बोन मैरो के अंदर ही है। तो ध्यान रखिए बच्चे। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जिसके पास दो लोब होता है, दो लोब से बना होता है, इसके ऊपर ग्लैंडुलर टिश्यूज लगे होते हैं, उन्हीं ग्लैंडुलर टिश्यू को हम नाम देते हैं हेसल्स कॉर्पसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इतना जो है काफी आपके लिए थाइमस ग्लैंड के। कुछ एडिशनल बातें बताया तो मैं आपको, थाइमस जो है वो सेल मेडिएटेड रिस्पांस इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है हमारे को। अब पूछोगे सर इम्यूनिटी में सेल इम्यूनिटी क्या है, तो देखो इम्यूनिटी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सेल से मेडिएट होता है और दूसरा ह्यूमोरल से मेडिएट होता है। तो ये ह्यूमोरल और सेल में डिफरेंस क्या है, तो सेल मेडिएटेड का मतलब होता है कि जिसमें सेल एक्ट करता हो, उसमें ब्लड का कोई रोल नहीं होता हो, सेल एक्ट करता हो, जिसमें एंटीजन का कोई और एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता हो, सेल मेडिएटेड हो गया। लेकिन अगर एंटीबॉडी का रोल है और एंटीजन का रोल है तो वो हमारा ह्यूमोरल मेडिएटेड हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर सेल मेडिएटेड की बात करूं तो सेल मेडिएटेड में हमारा इंटरफेरॉन नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंटरफेरॉन क्या होता है, ये सारी बातें 12th में डिस्कस करनी होती है हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक में, लेकिन मैं बता देता हूं। सेल मेडिएटेड में क्या है कि इंटरफेरॉन एग्जांपल है हमारे पास। इंटरफेरॉन में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो सेल्स है, ठीक है, ये दो सेल्स है आसपास में, मान लेते हैं कि ये सेल्स को ना इन्फेक्शन लग गया, इसको किसी वजह से इन्फेक्शन लग गया, किसी वायरल इन्फेक्शन या हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस सेल को लगा। अब जब ये सेल इन्फेक्टेड हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये सेल से इन्फेक्शन अभी दूसरे वाले सेल में पहुंचेगा, लेकिन ये सेल जैसे ही इन्फेक्ट होता है ये एक प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन रिलीज करता है, वो प्रोटीन की वजह से, ये प्रोटीन इसलिए रिलीज करता है कि जो बगल वाला सेल है उस तक ये इन्फेक्शन ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन उस तक पहुंच गया फिर ये कंटिन्यूअस मैनर में बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं और अल्फा इंटरफेरॉन उसका ही नाम होता है। तो इस तरीके के सेल मेडिएटेड होते हैं। दूसरा ब्लड में क्या है कि डब्ल्यूबीसी की जितनी भी इम्यूनिटी होती है वो सारे ब्लड से रिलेटेड होती है, तो उस तरह को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम भी या मेडिएटेड सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सारी बातें 12 में डिस्कस करें, लेकिन मैंने नॉलेज की बताया आपको जस्ट इस एग्जांपल से। ठीक है, तो ये चीज मैं समझ सकता हूं, आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो फटाफट से पहुंचते हैं नेक्स्ट में एड्रेनल ग्लैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो इसको। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आप लोगों को, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया थाइमस का। तो अगले ग्लैंड में पहुंचते हैं। अगला ग्लैंड जो बच्चा वो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर बातें बहुत करनी है हमने, तो बहुत चुकी बात होती है तो वो चीज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड,
एडर्नल ग्लैंड का दूसरा नाम जो होता है वो सुप्रारीनल ग्लैंड भी होता है। अब क्यों होता है वो देखते हैं। सुप्रारीनल का मतलब क्या है? रीनल का मतलब होता है किडनी, और किडनी की सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर इस तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर में बना होता है हमारा एडर्नल, ठीक है। एडर्नल के जो बाहर, अब देखो एडर्नल के भी दो पार्ट हैं, बाहर वाले पोर्शन को एडर्नल कॉर्टेक्स बोल देते हैं और अंदर वाले पोर्शन को एडर्नल मेडुला बोलते हैं। देखो बायोलॉजी में कोई भी चीज अंदर का होता है उसको हमेशा मेडुला का ही नाम देते हैं और बाहरी चीज को हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मेडुला है वो बेसिकली टायरोसिन अमीनो एसिड से जो होता है वो कहीं ना कहीं कंप्राइज होता है, उससे ही बना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस अमीनो एसिड का नाम याद रखिएगा। पीनियल में ट्रिप्टोफैन, पीटीएच में भी टायरोसिन, यहाँ भी आपका टायरोसिन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अब इसमें क्या है कि एडर्नल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कैटेकोअमाइंस कहते हैं, ठीक है, कैटेकोअमाइंस कहते हैं। और कैटेकोअमाइंस के ही दो पार्ट है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन का नाम देते हैं और नॉन एड्रेनलिन को हम नॉन एपिनेफ्रिन का भी नाम देते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा चीज है, ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो नर्व इंपल्स का पास आउट होना, तो वो ये काम को करता है। तो ये दोनों, सॉरी 3R कह रहा हूं, 3F के लिए फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। तो तीन बातों के लिए फेमस है। फाइट मतलब लड़ो या डरो या भागो, ये तीन चीज के लिए फेमस है। एडर्नल ही ऐसा ग्लैंड है जो ये तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। मान लेते हैं कि जैसे क्या है कि एक चीज और समझना है कि एडर्नल मेडुला जो है वो सिंपैथेटिक पार्ट को जो है कवर करता है। वो क्या चीज समझिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही खड़े हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, बैठ के खाना खा रहे हो, सामने से कोबरा आ गया, ठीक है, आपको कोई पता नहीं था पहले से ही कोबरा आएगा, अचानक से क्या हुआ, सामने कोबरा आया। अब आपके बॉडी के अंदर कोबरा के आने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जैसे ही कोबरा जब आएगा आपके पास, तो सबसे पहले अगर आप खाना खा रहे हो तो निवाला मुंह में नहीं जाएगा, आप एकदम स्टैचू हो जाओगे, ठीक है। आपके आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूजबम्प हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, आपके अंदर डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप घबरा से जाओगे, आपके पेट के अंदर अजीब सा एक अलग सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यूरिनेशन बहुत रैपिड हो जाएगा, बहुत तेज आपको यूरिनेशन के लिए आपकी बॉडी डिमांड करना स्टार्ट करेगा, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगी। ये जितनी भी चीजें ये सिंपैथेटिक सिस्टम की है, ठीक है, ये जितनी चीजें हो रही है भी सिंपैथेटिक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही सांप चला जाएगा, वो कोबरा लौट जाएगा, आपकी बॉडी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएगी। तो ये जितनी चीज अभी एबनॉर्मल हुई थी ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। इसको हम पैरासिम्पैथेटिक का नाम दे देते हैं। तो एडर्नल मेडुला जो है, ये जो जितनी चीज सांप के आने के बाद हुआ, ये सब कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, एडर्नल मेडुला। तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपैथेटिक, ठीक है। तो सांप के आने के बाद जो घटना आपके बॉडी के अंदर हो रही है ये सिंपैथेटिक हो रही है, सिंपैथेटिक, ठीक है बच्चे, तो समझ लीजिएगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये तीन चीज, डरना है या तो डरो, ठीक है, या तो डरना है डरो, या तो लड़ो फाइट करो, या फ्लाइट भाग जाओ वहां से, ये तीन चीज होनी है आपका। यही तो होता है, जब सामने कोबरा आएगा तो या तो डरोगे, बैठ के डरते रहोगे, कांपते रहोगे, दूसरा या तो वहां से भाग जाओगे, और तीसरा है कि लड़ोगे उससे। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो तीनों इसके लिए होता है। समझ में आ गया? चलो फटाफट से अब इसके फंक्शंस को समझते हैं, एडर्नल के फंक्शंस क्या क्या है हमारे पास। तो चलो बच्चों अब फटाफट से एडर्नल के फंक्शंस को समझते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमें समझ में आ गई थी, अब एक बार फंक्शंस को देखते हैं। एडर्नल सिंपैथेटिक था, वो मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, मेडुला वाला पार्ट जो था हमारा। अब एक चीज देखो फटाफट से, पहला फंक्शन ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ाना। लेकिन प्रोसेस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सर ये तो पहली बार सुना है। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब तो चलो समझता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये ग्लूकोज नियोजेनेसिस का मतलब क्या है, चलो देखो कोई बात नहीं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाना अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रिकर्सर है, तो लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और चीज से बन रहा है, तो वो क्या हो सकता है, वो चाहे हमारा ग्लिसरॉल हो सकता है, वो हमारा लैक्टिक एसिड हो सकता है, वो हमारा अमीनो एसिड हो सकता है। तो इन सारे चीजों से ग्लूकोज का जो बनना होता है वही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अदर देन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बनना इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज इसी तरीके से बढ़ाता है कौन, एडर्नल। दूसरा हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना मतलब पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब स्ट्रेंथ बढ़ना, धक 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 होना, ठीक है। तीसरी चीज है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है ब्रोंकोडायलेशन, सांसें तेज हो जाना, सांसें फूलने लगना। अगला है पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का जिसको आप प्यार से गूस बम भी कहते हो, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना जो भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज देख रहे हो आज चौक मार्कर की क्वालिटी अच्छे से, मतलब जो टेक्स्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, तो नया लिया ना आज, ठीक है। अगला है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है स्किन और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना। हमारे जो वेसल्स हैं, हमारे जो डक्ट्स वगैरह जितनी भी चीजें, वेसल्स खास करके, वो सब कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है, तो वो स्किन की हो चाहे आपके जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट हो।
आखिरी है आपका इनहिबिटिंग टू पेरिस्टालसिस। अब देखो पेरिस्टालसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोबरा से डर रहे हो तो अचानक से आपको जब घबराहट होती है ना आपके अंदर, तो आप देखते हो कि पेट के अंदर एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट सी अजीब सी होने लगती है, पेट अजीब सा मतलब फीलिंग आने लगती है, जैसे पेट में कुछ चल रहा है आपके घबराहट में, ठीक है। तो वो होता इसलिए क्योंकि जब आपको ये चीज होता है, जब एड्रेनल काम करता है तो सबसे पहले वो पेरिस्टालसिस को रोक देता है। जब पेरिस्टालसिस रुक गया तो डाइजेशन इनहिबिट हो गया। क्या इनहिबिट हो गया भाई? डाइजेशन इनहिबिट हो गया, डाइजेशन रुक गया। डाइजेशन रुक गया तो ओवरऑल हमें क्या हो गया, एक अजीब सी मतलब पेट के अंदर एक अलग सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो पेरिस्टालसिस के रुक जाने की वजह से होता है, जो कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल गट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे एड्रेनल के। एक और चीज है इमरजेंसी। इमरजेंसी जब होती है बॉडी के अंदर तो ये मास डिस्चार्ज होता है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा और तब जाके 3F वाली कंडीशन डेवलप होती है। 3F बोले तो फाइट, फ्राइट एंड व्हाट, फ्लाइट, ठीक है। लड़ो, भागो या डरो, ये तीन चीजें हैं। तो 3F वाली कंडीशन यहां डेवलप होती है इमरजेंसी केस में। समझ आ गया? समझ में आ गया तो अब हम समझ चलते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स के अंदर। ये तो मेडुला की बात हो गई, सॉरी हाँ, अब कॉर्टेक्स के अंदर चलते हैं। बिल्कुल कॉर्टेक्स से बात चलती है तो मेडुला की बात हो गई। अब कॉर्टेक्स को समझते हैं, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो। तो चलो बच्चे, ठीक है, फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एडर्नल ग्लैंड के अंदर आगे डिस्कस करते हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये जो पोर्शन डायग्राम जो बनाया हमने, ये जो बाहर से लेबलिंग करी है, ये एडर्नल कॉर्टेक्स की बात करी हम लोगों ने, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चे, ये जो एडर्नल कॉर्टेक्स जो कि मेडुला के बाहरी वाला रीजन है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है वो एडर्नल कॉर्टेक्स का है। तो इसमें हमारे 3 रीजन है, 3 जोन्स है हमारे, और बायोलॉजी में जोन्स को जोना नाम देते हैं, ठीक है, जोना। तो पहला हमारा जोना ग्लोमेरुलसा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलसा जो है उसके अंदर हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब मैं आगे इसके फंक्शंस को समझाऊंगा। बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। इसके अंदर जो रिलीज होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको हम कॉर्टिसोल के भी नाम से जानते हैं, वो रिलीज होता है। अंदर वाला जो पोर्शन है, जो इनर पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जो कि एंड्रोजन सिक्रेट करता है। एंड्रोजन वही जो मेल हार्मोन आपको याद होगा, टेस्टोस्टेरोन, जिससे हमारा आगे इसका प्रिकर्सर है ये, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना आप, इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि एक तो इसके लोकेशन में पूछे कि फ्रॉम आउटर टू इनर और इनर टू आउटर अरेंज करो, ठीक है। हो सकता है अरेंज पे पूछ दे क्या बाहर कौन है, तो ग्लोमेरुलसा है, बीच में फेसिकुलेटा है और नीचे रेटिकुलरिस है। इनर टू आउटर, नीचे रेटिकुलरिस, बीच में फेसिकुलेटा और ऊपर ग्लोमेरुलसा आउटर, इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा इनके फंक्शंस, तो ये दोनों पार्ट यहां से कवर होते हैं। तो ये पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, सर ट्रिक है याद करने का, आउटर टू इनर जीएफआर। जीएफआर वही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वही वाला बात यहां पे याद कर सकते हैं, जीएफआर, ठीक है। चलो अब फंक्शंस बात करते हैं। अब देखो पहला हमारा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका नाम एल्डोस्टेरोन है, इसका क्या काम होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ 2 ही पढ़ना है, हमें इसको पढ़ना है और हमें इसको पढ़ना है। इसको जो है हमें 12th के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। आपको रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करना है इसको, लेकिन इसको मेन अभी पढ़ो। चलो फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? देखो एल्डोस्टेरोन का मेन मोटिव क्या है भाई, उनको जो है ना पोटेशियम बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है भाई? पोटेशियम को बढ़ाना है। और पोटेशियम को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, वो डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, Na+ को रीअब्सॉर्ब करता है, पानी और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और किसको सिक्रेट कर देगा, फेंक देगा उठा के, वो पोटेशियम को फेंक देगा, जिससे पोटेशियम हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और ये सारी काम कहां हो रही होती है? डीसीटी, जहां पे रीअब्सॉर्प्शन का काम चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसलिए भी बोला क्योंकि इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर पोटेशियम और सोडियम के लिए काम हो रहा है, ठीक है। सोडियम को रीअब्सॉर्ब और पोटेशियम को सिक्रेट, तो दोनों मिनरल्स है हमारे, इसलिए इसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड पड़ा। समझ में आया? चलो दूसरी बात करते हैं, जोना फेसिकुलेटा, जिसका हार्मोन हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल, इनका क्या क्या काम है। एक चीज और नोटिस करना बच्चे, ये हो जाए या ये हो जाए, ये तीनों के तीनों हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या है भाई? स्टेरॉइड हार्मोन है, इसलिए इनको कॉर्टिकोसोल भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्टिको हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, क्योंकि तीनों स्टेरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, स्टेरॉइड हार्मोन की बात की जाए तो स्टेरॉइड हार्मोन हमेशा कोलेस्ट्रॉल उनके प्रीकर्सर होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 बातें, ये सारे स्टेरॉइड है इसलिए इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, और तीसरी बात ये कोलेस्ट्रॉल के प्रीकर्सर होते हैं। ये तीनों बात मेरे साउंड से कॉपी कीजिएगा आपको, ठीक है। बोर्ड पे स्पेस नहीं से मैं लिख नहीं पाया। चलो
तो इसके फंक्शन समझते हैं। पहला फंक्शन है, इसको मेटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अधिकतर मेटाबॉलिज्म को यही संभालता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम कॉर्टिसोल है। पहला मेटाबॉलिक काम है वो ब्लड ग्लूकोज, जिसको हमने बता चुका, हमने बताया आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ाया जाता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा काम है इसका लिपोलिसिस, फैट का ब्रेकडाउन करना, फैट को तोड़ देना। तीसरा काम है प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन का टूटना। चौथा काम है डिक्रीजिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय द बॉडी सेल। हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका तो मतलब ये हो गया कि अमीनो एसिड्स का अमाउंट को डिक्रीज करना, ठीक है, मतलब वो ब्लड से जो अमीनो एसिड ले रहा था अब वो नहीं लेगा, ठीक है, तो वो अपटेक करना क्या कर चुका है, कम कर चुका है, नहीं ले रहा बिल्कुल। तो अब इससे क्या होता है, इससे चीज आपको समझ में आ गया, वो भाई प्रोटीन को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया और अमीनो एसिड्स को भी लेने से मना कर रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज कर चुका अपटेक बॉडी सेल से। इससे क्या होगा, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा बन नहीं पा रहा है और जो बन रहे थे वो भी टूट रहे हैं। इस तरीके से इससे ये पता चलता है कि स्टेरॉइड जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी के लिए बहुत खराब होता है, वो आपको समझ में आ गया। इसलिए जो बंदे स्टेरॉइड लेके बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, उनके सब इफेक्ट टेम्पोररी होती है, सब कुछ बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जैसे बॉडी नेचुरल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी ये सारे के सारे इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। वो चीज आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। आखिरी सेकंड लास्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस भी करता है। और आखिरी है माइल्ड आरबीसी प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत जो इसका काम आरबीसी के प्रोडक्शन में भी होता है, वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, इतना सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर बॉडी के अंदर अगर बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाए, मतलब इस चीज का अमाउंट बढ़ जाए, तो एक डिजीज होता है, उस डिजीज का नाम है कुशिंग डिजीज, ठीक है, कुशिंग डिजीज, मैं यहां नाम लिख देता हूं, कुशिंग डिजीज। अब कुशिंग डिजीज में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कुशिंग CUSHING, कॉर्टिसोल के बढ़ने पे होता है ये चीज। इसमें क्या होता है कि जब ये बढ़ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, कॉर्टिसोल्स की जब कमी बढ़ जाएगा, जब कॉर्टिसोल जो हमारे बॉडी के अंदर इसके अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कुशिंग डिजीज में क्या होता है कि जो फैट टूट रहे हैं हमारे, जो लिपोलिसिस में ब्रेकडाउन ऑफ फैट हुआ है, ये हमारे बॉडी के ऊपर जगह जगह पे, चेहरे पे, अदर जगह पे बॉडी के अंदर ये डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी जो है थुलथुले टाइप की हो जाएगी, कुशन टाइप की हो जाएगी, ठीक है, कुशन मतलब जो तकिया वगैरह होता है उस टाइप की बॉडी हो जाएगी, इसलिए इसका नाम कुशिंग डिजीज पड़ा, ठीक है। एक चीज और है, और वो आखिरी है, इसमें तो जो है खैर अब नहीं दिख रहा हमें, चलो कोई बात नहीं, एक चीज और है, मैं सिर्फ समझा देता हूं, सप्लीमेंट्री में आपके हाइपोएड्रेनलिज्म, अगर आपके बॉडी के अंदर, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके बॉडी के अंदर एड्रेनल हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एडिनसन डिजीज, ADDINISON, एडिनसन डिजीज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्यूट वीकनेस, बॉडी के अंदर बहुत कमजोरी, फैटिक, बॉडी के अंदर थकान, ये जो डिजीज है वो एडिनसन कहलाता है। और ये एड्रेनल हार्मोन जो है उसके कमी की वजह से होता है। तो सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज में आप जाके इस चीज को, डिजीज को पढ़ सकते हो। ये सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हाइपोएड्रेनलिज्म से कौन सा डिजीज होता है, तो भाई साहब सिंपल आंसर हो गया, वो है आपका एडिनसन डिजीज। समझ में आ गया, अब तक का टॉपिक क्लियर हो गया बच्चे। मैं पेरिक्रिया सॉरी नहीं करा पा रहा हूं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का कराऊंगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जरूर करेंगे आज, ठीक है। तो चलो फटाफट कॉपी करो, मैं बुक लेके आता हूं। तो चलो बच्चे, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो फटाफट से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर का, ये 2007 का क्वेश्चन है, FFF और ग्लैंड फॉर फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, लाइफ सेविंग इमरजेंसी ग्लैंड इज, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल। क्लियर हो गया आंसर, एड्रेनल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, फीलिंग ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अ स्केर्ड रेसिस्टेंट बिगिंस टू क्लाइंब डाउन द स्टेयर रैपिडली फ्रॉम 7 फ्लोर्स ड्यू टू हार्मोन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थक्वेक से आपकी बॉडी, आप जब अर्थक्वेक से जब कंपन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आप डर के अपने बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हो 7th फ्लोर से, तो आपको उस टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो रहा है? ऑप्शन है ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन। सर अब बिल्कुल अभी आपने बताया फाइट फ्लाइट और फ्लाइट वाला, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन 2007 का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है, मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद, मैमल के अंदर थाइमस का मेन काम क्या होता है? 2008 का क्वेश्चन है। पहला है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नो सर ये हाइपोथैलेमस का है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, नहीं सर ये पिट्यूटरी और थायराइड का है।
तीसरा है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल सर, इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा रोल है इसका, वो अभी हम लोग देखा भी, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड। तो ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ भी सुन लो, सिक्रेशन ऑफ थायरोट्रोपिन, सर ये तो थायराइड का साफ साफ दिख रहा है। चलो हो गया 2008 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है 2008 का ही है, ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए ध्यान सावधानी वाला क्वेश्चन हो गया ये, ब्लड कैल्शियम बॉडी के अंदर लोअर हो रहा है, ये किसके डेफिशिएंसी हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है, पैराथॉर्मोन है, थायरोक्सिन है, कैल्सिटोनिन है, बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन है, ठीक है। पीटीएच पहला है, पीटीएच। चलो पैराथॉर्मोन की बात करते हैं, तो पैरा हार्मोन जो है, पैराथायराइड हार्मोन जो है, वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कम करता है कैल्शियम को, जो मैंने बताया था, पैरा जो कि पॉलीफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड में बताया था हमने, चेक करो लेक्चर, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो पैराथॉर्मोन और थायरोक्सिन, तो कैल्सिटोनिन कम कर रहा है, पैराथॉर्मोन बढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लोअर हो रहा है तो किसकी डेफिशिएंसी हो रहा है? तो वो ऑफ कोर्स पैराथॉर्मोन की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि वो बढ़ाता है और यहाँ डेफिशिएंसी घट रहा है, तो ये इसका आंसर जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। हार्मोन्स में भी, हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स ऑप्शन है स्टेरॉइड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव। अरे बिल्कुल यार, पेप्टाइड में देखा हम लोगों ने, वो पैराफोलिकुलर हार्मोन जो ग्लैंड्स, अभी जो देखा कैल्सिटोनिन, वो पेप्टाइड ही तो था। अब तक हमने ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और ये तीनों हार्मोन स्टेरॉइड है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, ठीक है। और डाउट्स है तो मैं यहाँ पे हूँ बताने के लिए आपके लिए, ठीक है अच्छे। तो इतने क्वेश्चंस काफी, मैं सब नहीं करा सकता, हाँ ये कर सकता हूँ कि एक सेपरेट लेक्चर बना दूं जिसमें मैं हो सके तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो करा ही सकता हूँ, ठीक है। तो वो सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, अगर चाहिए तो बता देना मेरे को। बाकी इतना कॉपी करो, नेक्स्ट क्लास में पैनक्रियाज और बाकी सारे ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस बाय, गुड नाइट।